अंबानी का घर भी जो प्लेस है वो भी वक्फ प्रॉपर्टीज का सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये अदानी बिल है। मुसलमानों को कहीं ना कहीं वोट बैंक के जैसा देखने के जो नज़रिया है, जिम्मेदार हुकूमत रहेगी कभी भी। 70 साल से किसकी हुकूमत थी? भारत में इस वक्त एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। वो मुद्दा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का। इसको लेकर के एक तरह से बवाल मचा हुआ है। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि संसद भवन जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। यहां तक कि एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है दिल्ली के अंदर। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और जेपीसी की जो मीटिंग पे मीटिंग हो रही है उसमें कई ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जहां पे उठापटक की खबर है। इन्हीं सब मुद्दों पर आखिर क्या है ये जेपीसी की मीटिंग में इस विवाद का सॉल्यूशन और क्या है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का पूरा मामला, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लीडर और एडवोकेट सलीम पाशा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आधान हिंदी में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी का मामला है ये क्या है? तो ये वक्त जो अमेंडमेंट एक्ट जो लेके आए 2024, जो ये मोदी गवर्नमेंट तीसरी बार इन लोग हुकूमत में आने के बाद ये अमेंडमेंट बिल को पेश करे। तो आप जानते हैं पार्लियामेंट में लंबी बहस हुई और उसको अपोजिशन पार्टी ने उसके मुखाफलत करने के बाद उसको जेपीसी कमेटी को भेजा दिया। तो बीजेपी के लोग जो सेंट्रल मिनिस्टर माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं तो हम सुधारने के लिए वक्फ बोर्ड को सुधारने के लिए ला रहे, हम उसको सही तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट के लिए ये बिल हम ला रहे बोल के मिनिस्टर साहब बोल रहे। तो हकीकत में अगर देखा गया तो ये 44 अमेंडमेंट्स लाने के बाद 95 एक्ट जो वक्फ एक्ट है वो कितना कमजोर हो जाता ये हमको दिख रहा है। बीजेपी के आपके कहने का मतलब बीजेपी की आखिर मंशा क्या है अगर कहा जाए तो? बोलने का अलग है, उनका मंशा अलग, अंदर से अलग है। ये वक्फ प्रॉपर्टी जो एक्ट है इसको कमज़ोर करने की साजिश है और वक्फ प्रॉपर्टी जो भी है लिटिगेशन में डालने की साजिश है। प्राइवेट जो कब्जे पे है, ऑलरेडी जो कब्जे पे है, वो लोग का काम आसान करने के लिए, वो लोग को और मजबूत करने के लिए वो साजिश है। और जहाँ पे मौका है गवर्नमेंट खुद कब्जा करने के लिए ये अमेंडमेंट लेके आए। लेकिन गवर्नमेंट का तो कहना है कि वो इसको एक तरह से बचाना चाहते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी जो है उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए वो अमेंडमेंट बिल लेकर। हाँ, अगर ये अमेंडमेंट्स टोटल 44 अमेंडमेंट्स लेके आए, अगर हम ये अमेंडमेंट्स को एक बार अपन स्टडी करें तो ये समझ में आ रहा है ये मजबूत करने के लिए अमेंडमेंट्स नहीं है और कमजोर करने के लिए अमेंडमेंट्स लाया गया है। ये हमको ये पढ़ने के बाद समझ में आ रहा। क्या तो है मोटा मोटी क्या है उसमें? अब सेक्शन 5 है इसको अमेंडमेंट करें तो 95 एक्ट के जरिए जो वक्फ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, वक्फ प्रॉपर्टीज का जो डिसाइड करने वाले वो सीनियर आईएएस ऑफिसर रहते, वक्फ बोर्ड के कमिश्नर वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के कमिश्नर रहते, वो अगर इसको डिसाइड करते ये वक्फ प्रॉपर्टी है या डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने के लिए अभी इसको क्या करें अमेंडमेंट करके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर, उनको ये अथॉरिटी दिए। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को ये अथॉरिटी देने के बाद ये कानून, ये प्रॉपर्टी मजबूत होता है या वीक हो जाता। तो कल फ्यूचर में वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल कलेक्टर के बीच में कुछ डिस्प्यूट रहता, कलेक्टर किसी के तरफ से आर्गुमेंट कर दे तो कलेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से आर्गुमेंट, इसमें तो और ज्यादा पारदर्शिता आएगी ना और लोग साफ चीजें हो जाएगी सामने हो जाएगी। नॉट प्रेजेंट कलेक्टर को मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो पुराने सेक्शन के तौर पे
जो कमिश्नर है उनका काम वक्फ प्रॉपर्टीज का जो भी है मामला है देखने के लिए। अब कलेक्टर को मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कलेक्टर टाइम निकाल के वक्फ बोर्ड को टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, और उन्हें गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, वक्फ बोर्ड को कहीं को सपोर्ट करेंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल को कहीं को मानेंगे। ठीक है, वो चीज सही है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आपने गौर किया बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे मुसलमान जो है ना वो भी कब्जा करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे आपसी रंजिश हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो मतलब कब्जा करके बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, उनका क्या, आपसी रंजिश का क्या? तो कब्जा जो भी करा यहाँ पे मुसलमान और अदर रिलीजन नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी जो भी कब्जा करे उनके ऊपर कानूनी तौर पे इंक्वायरी होना चाहिए। उसको अगर इंक्वायरी में फिर दोबारा वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दोबारा लेना है तो वक्फ प्रॉपर्टीज या कब्जा मल्टीपल कब्जे हैं। कई जगह गवर्नमेंट के इतने इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, पब्लिक पार्क्स है, ये सारे देश भर में वक्फ प्रॉपर्टी में कहीं है। कहीं स्टेट के विधानसभा है, हर कोई पब्लिक गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, प्राइवेट लोग कब्जे पे हैं, और बहुत सारे लोग जो कब्जे करे वो लोग इनको वक्फ प्रॉपर्टीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स है इसमें। अब हम ये नहीं बता सकते ये पर्टिकुलर लोग कब्जे पे है। मल्टीपल गवर्नमेंट खुद कब्जे पे है। कई जगह अभी हमारा हैदराबाद तेलंगाना स्टेट है, वो जहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है, शानदार एयरपोर्ट है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। ये एयरपोर्ट भवन के बारे में ये एयरपोर्ट का जो लैंड है, वक्फ लैंड है, उसको कौन दिए? एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जो कंपनी को कौन दिए? ये गवर्नमेंट है आपके पास, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप कह सकते गेजिट हैं है, बोर्ड की वो प्रॉपर्टी, गेजिट है, डॉक्यूमेंट्स है, एवरीथिंग कहाँ है? कोई अभी जो बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, उनका एक बयान सामने आया था कि संसद भवन जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। अबू आसिम साहब ने भी ये बयान दिया था। अभी प्रूफ क्या है इस चीज का? तो हमको गेजिट है, उसके डॉक्यूमेंट्स है, एवरीथिंग अवेलेबल है। कहीं अब 400 साल 500 साल पहले 800 साल पहले से इंडिया में मुस्लिम्स का रूल चला, तो मुस्लिम राजाओं के लीडर रूलिंग चला। अभी आके वक्फ बाय यूजर के तौर पे कहीं प्रॉपर्टी मंदिर की हो या मस्जिद की हो, कहीं प्रॉपर्टी दरगाह की हो, आशुर खाना की हो, कई सालों से उसको अगर यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको वक्फ बाय यूजर के नाम पे वक्फ प्रॉपर्टी का डिसाइड करें। अभी वही जैसे प्रॉपर्टीज भी कहीं है, अब इसका डॉक्यूमेंट लाओ बोले तो कहाँ से लाएंगे? अब ये अमेंडमेंट में डॉक्यूमेंट प्रूव करना है, जो फलाना वक्फ प्रॉपर्टी है प्रूव करो, तो डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलते? आपको 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, 400 साल पहले, 500 साल पहले जो वक्फ बाय यूजर के नाम पे वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पे जो चल रहा, उसका डॉक्यूमेंट आज बताना कैसा बताएंगे? तो संसद भवन का कैसे मामला आ गया? संसद भवन कैसे है, मतलब इस पे कैसे क्लेम किया जा सकता है? तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज कहीं संसद भवन नहीं, कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफिसेस वक्फ के जो जमीन है, प्रॉपर्टीज है, उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कहीं है, कई जगह है, नॉट ओनली वन, कई जगह है। तो इसका वक्फ प्रॉपर्टीज का इसका कानून मजबूत नहीं रहने की वजह से ऐसा कब्जा हो गया। अब ये लोग बोलते जो हम मजबूत करने के लिए अमेंडमेंट्स लाए, तो आओ इससे जो पुराना 95 कानून से ही हम वक्फ प्रॉपर्टीज को, वक्फ जमीनों को नहीं बचा सक रहे, कब्जे पे कब्जा हो जा रहे। फिर 44 अमेंडमेंट्स लाने के बाद फिर इसको कैसा मजबूत करते, एक बार सोचने की जरूरत है। और वीक हो जाता है, और वीक हो जाता वक्फ एक्ट। ये लोग भी वही चाह रहे। क्या कांग्रेस इस पर पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? तो कांग्रेस ही नहीं, सब पार्टियां इसके खिलाफ बात कर रहे। जो पार्लियामेंट में जो भी पार्टीज है, कांग्रेस के भी बात करे, अखिलेश जी भी बात करे, कई पार्टीज पे बात करे, हमारे एमआईएम के सदर असदुद्दीन साहब भी बात करे, कई पार्टीज इसके खिलाफ बात करे। और पब्लिक जो मुस्लिम के जो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, जमाता है, और
ओवरऑल मुस्लिम पब्लिक पूरी ये अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उनका जो काम करना है वो लोग वो काम पे है। इसका खिलाफ हम बात करेंगे। हम किसी हाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारा वक्फ का माने ये है, ये टोटली प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये धार्मिक है। एक धार्मिक के इंस्टीट्यूशन के अंदर आप दाखिल होके उसको डिविएशन करना, उसको इंटरप्ट करना, ये सही नहीं है। ये इससे आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 21, 25 ये भी वायलेशन होगा। रिलीजियन फ्रीडम भी वायलेशन होगा। लेकिन जैसे मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो क्लेम लगता है, जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी हाल में हुगली में एक मतलब ईदगाह है, ईदगाह के ऊपर उन्होंने दिया था, वहाँ पे गणेश पूजा के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। तो इस पे कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन वो क्लेम सही साबित नहीं हुआ। तो ऐसे में आप कैसे साबित कर सकते हैं कि कोई ज़मीन वक्फ की है या नहीं? तो कोई ज़मीन वक्फ की है या वो प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, इसको डिसाइड करने वाले ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल। तो आज ये अमेंडमेंट के जरिए ट्रिब्यूनल को भी वीक करने की कोशिश चल रही है। तो पहले ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर्स रहते थे। एक प्रेजेंट एक जज रहते थे, डिस्ट्रिक्ट जज के ओहदा पे रहते थे। उनकी सर्विस चल रही थी। अब क्या करें, अमेंडमेंट के बाद रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल में ला रहे, और 3 मेंबर्स में 1 मेंबर कंपलसरी इस्लामिक नॉलेज मेंबर है ना। अब जो अमेंडमेंट के बाद इस्लामिक नॉलेज का मेंबर नहीं रहे तो भी चलता, क्योंकि जब ये धार्मिक संस्था है तो इस्लामिक नॉलेज रहने की ज़रूरत है एक मेंबर की। वही मेंबर को आप निकाल दे रहे, उनकी ज़रूरत नहीं है बोल के बोल रहे, तो आप क्यों इसको वीक करना चाह रहे? आपका इंटेंशन ये है वक्फ प्रॉपर्टीज को चाहे आप कब्जे में लेना या प्राइवेट जो कब्जे हैं वो लोगों को साथ देने के लिए कोशिश चल रही है और वीक करना, और क्रिएशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज फ्यूचर में और वक्फ प्रॉपर्टीज बढ़ना नहीं चाहिए। क्रिएशन का मतलब वक्फ प्रॉपर्टीज अब पुराने जो अमेंडमेंट से पहले कौन सा भी कोई मुस्लिम वक्फ कर सकते हो, और अभी ये लोग अमेंडमेंट के बाद बोल रहे अगर वक्फ करने वाले अगर मुस्लिम है, उन्होंने 5 ईयर से मुस्लिम प्रैक्टिस है ना, तो कौन डिसाइड करते? इससे पहले नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकते थे, नॉन मुस्लिम भी। अब नॉन मुस्लिम भी डिक्लेरेशन देना है वक्फ करने के लिए, तो ये साबित हो जा रहा कि इनका इंटेंशन सही नहीं है, वीक करना चाह रहे। वक्फ जो एक्ट है 95 को और वीक करना चाह रहे, और वक्फ प्रॉपर्टीज को कब्जे में लेना चाह रहे। लेकिन ये जो माना जाता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी है एक तरह से, मतलब बहुत सपोर्ट मिलता है उन चीज़ों से, तो क्या इसको सीधे तौर पर मुसलमानों के आर्थिक तौर पे एक तरह से हमला कहा जा सकता है? आर्थिक इशू के ऊपर हमला, अगर ऐसा इससे ज़्यादा ये जो मुस्लिम रिलीजन जो ये धार्मिक संस्था में ये लोग क्यों दाखिल होना चाह रहे? मुस्लिम धार्मिक संस्था है वक्फ बोर्ड, इधर यहाँ पे नॉन मुस्लिम 2 मेंबर्स को क्यों लेके आना चाह रहे? वो लोग को क्या नॉलेज है इस्लाम के बारे में, वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में क्या नॉलेज है, इसलिए वो लोग को लेके आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान भी वायरल हुआ था, मुसलमानों की ज़मीन छीनी जा रही है, मतलब ये चीज़ें उन्होंने कही थी। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का कहना है, कि बीजेपी का ये कहना है कि वो एक तरह से आर्थिक सुधार की तरफ जा रही है। आप कहेंगे कि जैसे कांग्रेस को भी माना जाता है कि इस पर पॉलिटिक्स ही कर रही है, तो आप अगर सुधार करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों में, आप देखेंगे कि कांग्रेस जिस चीज़ का कर रही है, जैसे आप फार्म लॉ हो गया या फिर किसी भी चीज़ को ले लो आप, जिस पे अभी वो बहिष्कार कर रही है, लेकिन वो इंट्रोड्यूस तो उसी के टाइम में किया गया था ना, कांग्रेस के ही टाइम में किया गया था ना। आप कोई भी आप उठा करके देख लो, चाहे वो कोई भी मामला आप अगर उठा करके देखोगे, CA हो, NRC हो, GST हो या कोई भी हो, ये सारी चीज़ें कांग्रेस के टाइम में इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन अब अपोज कर रही है कांग्रेस। ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस? देखिए, आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आर्थिक सुधार के लिए ये अमेंडमेंट्स लेके आए,
ये एक अमेंडमेंट बोलो आर्थिक सुधार के लिए यूज होने का एक अमेंडमेंट भी नहीं है। हम अमेंडमेंट को स्टडी करने के बाद हमको पता चल रहा, आप शायद आप स्टडी करें तो भी आपको पता चलेगा, ये आर्थिक सुधार के लिए नहीं है। मोटा मोटी आप क्या कहेंगे, ये मंशा क्या है, आखिर क्यों लाया गया है? तो एक ही इनका मंशा ये है, फ्यूचर में वक्फ प्रॉपर्टीज का क्रिएशन को रोक देना है। और ये जो एक्ट के जरिए ये लोग को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। आप नहीं बोले, मैं बोल सक रहा हूँ। आप सोशल मीडिया में भी मुंबई में अंबानी का घर भी जो प्लेस है वो भी वक्फ प्रॉपर्टीज का सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो उनके मनमाने दोस्तों के लिए कुछ भला करने के लिए भी ये एक्ट, ये अमेंडमेंट एक्ट, मतलब आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी चाह रहे हैं कि वो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है अंबानी का घर, तो उसको जो है सही किया जाए, तो वक्फ के केस में आ जाएगा मामला, तो वो उससे उसको प्रॉपर्टी दे दे। तो इसके उनके घर के एक नहीं, ऐसे कहीं उनके जो मनमाने, उनके जो दोस्त है, वो लोगों को भला करने के लिए भी ये एक्ट लेके आ रहे। ये बात मैंने बोला। अब आपको आप आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ये वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये अदानी बिल है, बल्कि उन्होंने प्रेस मीट में कहा। लेकिन इस पे पॉलिटिक्स नहीं की जा रही। पॉलिटिक्स कहाँ है इसमें? एक धार्मिक इश्यू से जुड़ा हुआ है, इसमें पॉलिटिक्स कैसा, किधर से आया पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स तो वो लोग कर रहे हैं, मुसलमानों को उनके धार्मिक संस्था में इन्वॉल्व होना, उनको डिस्टर्ब करना, और उसके साथ साथ जो उनका जो मेजॉरिटी इंटेंशन है उसका फायदा उठाना। लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर कांग्रेस, जैसे आप कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े, ठीक है, तो कांग्रेस अगर मुसलमानों का भला चाहती है तो फिर आज के डेट में मदरसों के ऐसे हाल क्यों है? या फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए आप कि मुसलमानों की इतनी बदतर हालत क्यों हो रही है भारत के अंदर। इसकी वजह क्या है? 70 साल से तो आपका राज था, तो फिर कांग्रेस ने उत्थान के लिए, मुसलमानों के उत्थान के लिए कुछ क्यों नहीं किया? जैसे क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हॉस्पिटलिटी और मतलब क्वालिटी लिविंग, जो भी चीज़ें हो, सारी चीज़ें क्यों नहीं? तो एक सच्चार कमेटी रिपोर्ट आने के बाद देश भर में जो मुसलमानों की हालात क्या है, हकीकत क्या है, सब कुछ बाहर आ गया। इसमें पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ एवरीथिंग उसमें बताया गया था। तो अक्सर गवर्नमेंट्स मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पे देखने की वजह से, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी वोट बैंक की तरह? नहीं, पूरी बात सुनिए। मुसलमानों को कहीं ना कहीं वोट बैंक के जैसा देखने की जो नज़रिया है, उसके वजह से आज मुसलमान हर फैक्टर्स में पीछे है। तो उसका थोड़ा बहुत बेटर, अब मुसलमानों के लिए थोड़ा बहुत बेटर इम्प्रूवमेंट है बोले तो उसमें क्या है बोले तो थोड़ा बहुत कांग्रेस के पीरियड में भी थोड़ा बहुत मुसलमानों के लिए थोड़ा बहुत भला हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन जो सचार कमेटी जो बताया, इसके लिए बहुत सारे काम और करना चाहिए। ये बताइए आपकी असदुद्दीन ओवैसी मतलब मुसलमानों के रहनुमा है, एक तरह से माने जाते हैं, लेकिन आपको पता है उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है कि मतलब जहाँ भी जाते हैं वो एक तरह से वोट काटते हैं, मतलब मुसलमानों का वोट काटते हैं, वहाँ से बीजेपी जीत जाती है। तो क्या वो सच में बी टीम की तरफ लेकर? तो डेमोक्रेसी सिस्टम में इलेक्शन के जो प्रोसेस में है, कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकते, कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकते, उनका जो पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, किधर भी कॉन्टेस्ट कर सकते। तो उससे वोट कटता, कभी वोट करता, उसके बाद रिजल्ट के बाद कहीं में इम्पैक्ट रहता। तो कई जगह एमआईएम पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं करे सो जगह भी, अगर कोई स्टेट में एमआईएम पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं करे सो जगह भी कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन पार्टी का हार हो रहा है। इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल डेप्थ डिबेट होना चाहिए। आप मुस्लिम रहनुमा हैं, आप मुस्लिम की रहनुमाई भी करते हैं और अक्सर ये रहता है। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों की इस हालत का जो अभी हालात हैं देश के अंदर में, चाहे आप मोहम्मद लिंचिंग को उठा करके देख लो या फिर मुसलमानों की जो हालात हैं, जो भी चीज़ें, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत रहेगी कभी भी। कौन सी हुकूमत? जो हुकूमत है, जो भी आज देश में किसकी हुकूमत है? 70 साल से किसकी हुकूमत थी?
आज देश में किसकी हुकूमत है, वही जो हुकूमत में रहने वाले ही जिम्मेदार होंगे। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। किश्तवाड़ एक जगह है जहाँ से बीजेपी की एक लीडर जीती है, जहाँ लगभग 60% से ज़्यादा वोट मुस्लिम हुए, लेकिन बीजेपी लीडर वहाँ से जीती है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं मुसलमानों के इसमें मतलब वोट बैंक बढ़ रहा है, मुसलमानों के, मुसलमान उसे पसंद भी कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? तो मैं ये कि इलेक्शन कैंपेन में खुद अपने जो प्रधानमंत्री है उन्होंने ही इलेक्शन कैंपेन में उनके बयान देखिए आप एक बार, वो मुसलमान के नाम लेके कैसा बयान करते। इनका कोई लीडर अगर मुस्लिम का नाम नहीं लेके, मुसलमान का इशू नहीं लेके कोई इलेक्शन कैंपेन कर रहा, सही अगर इलेक्शन कैंपेन में क्या होना चाहिए, क्या डिस्कस होना चाहिए, पब्लिक के मुद्दे डिस्कस होना चाहिए, गरीबी के लिए डिस्कस होना चाहिए, बेरोजगारी के लिए डिस्कस होना चाहिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई के लिए होना चाहिए। देखिए आप आपके सामने अब महाराष्ट्र, हरियाणा में आप कैसे हार गए? कांग्रेस तो जीत रही थी, सारे एग्जिट पोल आपके पक्ष में थे, सारी चीजें दिखाई जा रही थी कि हरियाणा में आप जीतने वाले हैं, लेकिन अचानक से जब रिजल्ट आया तो आप हरियाणा की बात कर रहे, हरियाणा की 100% कांग्रेस की जीत होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दो नेता इतने हरियाणा में इतने दौरे करे, रैलीज करे, जो हमारे पीएम मोदी साहब भी नहीं करे। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बीजेपी भी मान रही थी कि वो हार रही है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से 2014 हो या 2019 हो, लोकसभा चुनाव में 10 सीटें हैं वहाँ की, और 10 में से 10 जीत रही थी बीजेपी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 5 पे आ गई। अब 5 सीधे चला गया कांग्रेस के पास हरियाणा के। तो ऐसे में माना तो यही जा रहा था कि जीत 100% है, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त आम आदमी पार्टी साथ में थी कांग्रेस के। लेकिन जब हार का ठिकरा हुआ, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। प्रसाद साहब, आपको ये बात मैं बता रहा हूँ, अगर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उनके अलियंस पार्टी को भी मन मना के, रिक्वेस्ट करके, सब कुछ फुलफिल करके लेके चलने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कहीं ना कहीं सीटों के बारे में, पावर शेयरिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कांग्रेस इसके ऊपर तवज्जो देना जरूरी है। अब आम आदमी पार्टी से हरियाणा में अलायंस का टूट गया, तो वही आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी है, चलिए उसको कांटेस्ट करने का जिम्मेदारी है, कर लिए। महाराष्ट्र का जो चुनाव है, महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं, सेम ये चीज रिपीट नहीं हो सकती है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर खेला कर गई थी, सेम वही चीज अभी रिपीट होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर भी गवा सकते हैं आप। महाराष्ट्र में भी अपोजिशन पार्टी का अच्छा वे अच्छा है, और महाराष्ट्र में भी जो हुकूमत है, जो इससे पहले बीजेपी की हुकूमत है और शिंदे की हुकूमत है, ये हुकूमत से तो गैर कानूनी तौर पे ये हुकूमत, दो हुकूमत चली, तो एक हुकूमत को गिरा देके गैर कानूनी के तौर पर आईएसओ हुकूमत है, और ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ दिए, शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ दिए, तो पब्लिक इससे बहुत नाराज है। तो इसका रिजल्ट हमको दिख रहा, जो लोकसभा इलेक्शन हुए हाल में, वहाँ पे अपोजिशन पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा था, वोट बैंक अच्छा था, सीट्स भी अच्छे हैं, वही वे अभी भी है। लेकिन ये अपोजिशन पार्टी में जो सीट का, पावर का शेयरिंग जो रहता ना, अगर वो सही तरीके से उसको सॉर्ट आउट अगर नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिलता। चलिए वापिस आते हैं, हम लोग टॉपिक में बहुत आगे निकल गए इस चीज पे, वक्फ बोर्ड पे ही आ जाते हैं। और चूंकि आप एडवोकेट भी हैं, हाँ, तो ऐसे में इसका क्या कानूनी पेचगोई क्या है? जैसे मथुरा हो गया, मस्जिद का मामला हो गया, शाही ईदगाह का मामला हो गया, ये मामले में क्या है, पेच कहाँ पे फंसता है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या है इसका? तो देखिए ये क्या है, ये क्यों ऐसा ये लोग सामने ला रहे होते, तो पब्लिक के जो इश्यूज को डाइवर्ट करना है। आज भी महंगाई है, महंगाई इतनी है देश में, गरीबी है, और बेरोजगारी दिने दिन देश में बेरोजगारी बढ़ जा रही, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जा रहा। तो ये सिचुएशन में एक गरीब आम आदमी, अगर उसकी जिंदगी दिने दिन उसको तकलीफ हो जा रही,
तो ये सारे चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए कभी ये इशू, कभी वो इशू, कभी मॉब लिंचिंग, कभी ये इशू, ये मंदिर मस्जिद का ये चल रहा। पब्लिक इसमें इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक के जो उनके डेली लाइफ में उनके जो मसले हैं वो है ये सब जो प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं करते, ये इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एक एक इशू सामने ला रहे। तो 10 साल से यही एक स्ट्रैटेजी से चल रहे, लेकिन जनता सब कुछ पछाने वाली है। 400 पार लोगों को 230 तक लेके आए सो जनता कल कुर्सी पे भी उतार देंगे। तो फैसला करने वाली जनता है। अगर अपने को हुकूमत गवर्नमेंट अगर देखा गया तो 1% में एक पार्टी गवर्नमेंट में आ सकती, 1% के कमी की वजह से एक पार्टी अपोजिशन में आ सकती। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो वोट बैंक जो अपोजिशन पार्टी को हर इलेक्शन में आप कंपेयर करो वो धीरे धीरे बढ़ जा रहा। ये पावर आज रहता कल चले जाता, लेकिन तो शेयरिंग जो वोट कौन करते, पब्लिक कर रही। तो पब्लिक सब कुछ देख रही, सब कुछ पब्लिक देखने वाली है। जो साइन टाइम पे जो फैसला लेने वाली पब्लिक है। अभी अगर नहीं सुधरेंगे पब्लिक हमको सुधारेंगे। यही डेमोक्रेसी सिस्टम का एक ब्यूटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।